जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य पर आधारित हिंदी भाषा की बोलियों यानी भाषाओं और बोलियों पर प्रश्न लेकर के उपस्थित हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखे थे 146 प्रश्न, गैल भैल आदि किस बोली की किस तरह की क्रिया, तो ये भोजपुरी भूतकालिक क्रिया, ये विकल्प सही था। अब इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं हम। किस बोली में नद नद नन न हो जाता है, तो किस भाषा में होता है, तो ये भोजपुरी में होता है। भोजपुरी बिहारी हिंदी उपवर्ग की बोली है जिनमें नद नद नन न हो जाता है, जैसे सुन्नर सुंदर, चन्ना चाँद, कन्हा कंधा, अन्हार अंधार, अंधकार इत्यादि में होता है। अब यहाँ से प्रारंभ होगा हिंदी की ध्वनियाँ। तो यहाँ है, जिन हिंदियों की संयुक्त से शब्द का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो स्वनिम कहते हैं। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्द का निर्माण होता है उन्हें स्वनिम कहते हैं। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें स्वनिम कहते हैं। भाषा की मुख्यतः 4 तत्व होते हैं: ध्वनि, शब्द यानी पद, वाक्य, अर्थ। इन 4 तत्वों को ही भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा विज्ञान का 4 अंग माना जाता है। भाषा विज्ञान में ध्वनि को स्वनिम भी कहते हैं। स्वनिम शब्द संस्कृत की स्वन धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ध्वनि। ध्वनि के 3 पक्ष होते हैं: उत्पादन, संवहन, ग्रहण। इस तरह ध्वनि के 4 गुण माने गए हैं: मात्रा, स्वर, आघात और वृत्ति। स्वनिम के 2 भेद होते हैं। पहला होता है खंड, दूसरा होता है खंडेतर। ऐसी ध्वनियाँ जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से उच्चारित कर सकते हैं उन्हें खंडेय यानी स्वनिम कहते हैं। यानी इसके 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। जिन ध्वनियों को स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो सकता, जिन ध्वनियों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो सकता है उन्हें खंडेतर स्वनिम कहते हैं। इनके 5 भेद यानी दीर्घता, अनुनासिकता, बलाघात, अनुतान और संगम। इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है? ध्वनि अवधि में नहीं है तो ळ नहीं है। अवधि में संस्कृत मूर्धन्य संघर्षी स का ख और तालव्य का स का दांती स रूप उच्चारण होता है तथा ड़ का न में बदल जाती है। जैसे शीतल तो ये होगा शीतल, रावण रावण, हर्ष हरक, वाण बाण इत्यादि। अवधि में ल ध्वनि प्रायः र हो जाती है, कभी ड़ ध्वनि भी र हो जाती है। ऐसे जैसे तलवार तरवारी, डाल डारी, लड़का लड़िका, पकड़ पकड़ी इत्यादि। अगला प्रश्न है, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? तो यहाँ आपको 2 विकल्प दिया गया है: संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि, और यहाँ पे है युग्म ध्वनि, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ क्या है? युग्म ध्वनि है, यानी सी विकल्प सही है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व होता है, यानी द्वित्व अक्षरें जब आती हैं तब वहाँ युग्मक ध्वनि होती है, युग्मक ध्वनि कहलाती है। जैसे अक्षुण, उत्फुल्ल, दिक्कत और प्रसन्नता आदि। एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से युक्त होती है तब वह संपृक्त ध्वनि कहलाती है। जैसे संबल, कंपन इत्यादि। यहाँ पर स और ब ध्वनियों के साथ म ध्वनि का और क और प के ध्वनियों में म ध्वनि का क्या है? संयुक्त हुई है। ये 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जाती हैं तो
संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं, जैसे प्राण, ग्राण, क्लांत, म्लान, प्रकर्ष इत्यादि। संयुक्त ध्वनियाँ अधिकतर तत्सम शब्दों में मिलती है। तो तत्सम शब्द ये समझ लीजिए कि जहाँ 10 अक्षरें होती हैं वहाँ पे तत्सम शब्द होते हैं। जैसे र नीचे आ गया तो समझिए वो शब्द क्या है, तत्सम है। आधा स्व आ जाए तो तत्सम है। स्वर ध्वनि के प्रकार, स्वर ध्वनि के उपयुक्त तीनों होते हैं, दीर्घ, ह्रस्व, प्लुत। स्वर की उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इन्हें एक मात्रिक कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है, अ, छोटी, छोटाऊ और री। इन मूल स्वर होते हैं, इसे समझ लीजिए। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से 2 गुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जिनकी संख्या 7 है। आज, बड़ी, छोटाऊ, ए, ऐ, ओ और औ। इन्हें द्विमात्रिक कहा जाता है। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से 3 गुना समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। ये प्रायः दूर से पुकारने के लिए प्रयुक्त होते हैं, इसलिए उच्चारण की स्पष्टता के लिए इनके आगे ये गुरु का चिन्ह होता है, लगा दिया जाता है। इसका तात्पर्य 3 गुना होता है। इन्हें त्रिमात्रिक कहा जाता है। जैसे ओम, हे राम आदि। इन सभी स्वरों का अनुनासिक उच्चारण भी होते हैं, जैसे अ, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये सब अनुनासिक भी होते हैं। अब यहाँ स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं, क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। सही कथन चुनना है, सही कथन चुनिए। और य व ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं, तो यही सही है। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। व्यंजन का स्वर का उच्चारण जरूरी होता है, तो भी ये विकल्प ही सही है। चलिए अभी चलते हैं हम लोग अगले पृष्ठ पर। आगे दिया है अवध। सॉरी रुक जाइए, थोड़ा बड़ा कर लेने दीजिए। आगे करा कि अवधेश का विग्रह अवधनदेश होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 है, ये भी बिल्कुल गलत है। कुल मिला जाकर के 54 ही होते हैं, 52 कहीं कहीं 54 दिखाई देते हैं। उसमें से आगत शब्दों को जोड़ दिया, आगत व्यंजनों को जोड़ने से होता है। अब यहाँ पे व्याख्या में हम लोग देख लेंगे, सब कुछ व्याख्या दिया है। उपरोक्त कथनों में से सही कथन य व ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया है अर्धस्वर ध्वनियाँ य, र, ल, व। अब इसमें इन चारों को हम अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वर्ण, अब इसमें से हम देखेंगे मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। उत्क्षिप्त व्यंजन, आगत व्यंजन, द्विगुणी व्यंजन होते हैं 2 और ये 4 है। 4 2 6 हो जाएगा। द्विगुणी व्यंजन ये इनको जैसे कि ड, ळ, ढ, ये जो होते हैं ड वाले ड को नीचे वाला की तरह हो जाता है, ये होता है ढ। ये आगत भी कहलाते हैं। अब आगे इसमें से देख लीजिए, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 5 होती है। 5 कैसे होती है? तो जैसे प वर्ग, क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यानी 5 वर्ग होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब क से अंग तक इनकी संख्या कितना होती है? 5 होती है। उसके बाद मान लीजिए च से यहाँ तक इनकी संख्या 5 होती है, तो 5 5 25 हो जाएगा। ये 4 अंतस्थ व्यंजन। 4 उष्म व्यंजन होते हैं, स, 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 ह। अब इसके बाद भी 4 आपके होते हैं जो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, नीचे दिया है। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, यानी कुल मिला जुला करके यहाँ पे इनकी सहायता से हम जोड़ करके आप जोड़ लीजिएगा। अब यहाँ पे दिया है व्याख्या में, व्यंजन वर्णों का उच्चारण बिना स्वरों की सहायता से नहीं हो सकता। अवधेश शब्द का विग्रह होता है अवध धन ईश होता है। इनमें से अंतस्थ वर्ण है, इसमें से अंतस्थ वर्ण है क्या है? यह ऊपर आप लोग पढ़े हैं। और स्वर व्यंजन य, र, ल, व और अंतस्थ व्यंजन भी य, र, ल, व। अगला प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजन हैं
कौन है? डी विकल्प, य र ल व। इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? इनमें से कौन सा है? य। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? तो वह है, र है और ल है, यानी ये नहीं है, ब। उसने क्या दिया है वो तो व्याख्या में हम लोग देख ही चुके हैं। य र ल व हो तो ये यहाँ व है, यहाँ र है, ल है, स्पष्ट यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है कौन सी अक्षर है, ब है। अगला प्रश्न है, निम्न इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो याद रखना है, तो ये क है तो क वर्ग में आता है, च है च वर्ग में आता है, ट है ट वर्ग में आता है, तो ये तो सभी क्या हैं? स्पर्श व्यंजन है। य जो है अंतस्थ व्यंजन है, डी नहीं है। इनमें से द्विगुण व्यंजन है। द्विगुण व्यंजन कौन सा है? तो ये होगा बी, क्योंकि ये तो नहीं होता है, पंचम वर्ण होता है, ढ होता है, ह होता है। हिंदी वर्णमाला में ड ढ द्विगुण व्यंजन माने जाते हैं, जो संस्कृत व हिंदी में नहीं रहे बल्कि मराठी से हिंदी में आगत हुए हैं। इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। ये ड और ढ से भिन्न वर्ण हैं। उच्चतर शिक्षा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया, जबकि इसका सही उत्तर भी था। कामता प्रसाद गुरु ने वाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों की कितनी भेद मानते हैं? तो 2 मानते हैं। वाह्य प्रयत्न क्या है? तो कामता प्रसाद गुरु ने अपनी पुस्तक हिंदी व्याकरण में उद्धृत किया है कि वाह्य प्रयत्नों के अनुसार व्यंजनों को 2 भेद में, यानी अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण क्या होता है? जहाँ मात्रा यानी कम समय लगता है, प्राण मतलब वायु होता है, अल्प में कम, जिनको बोलने में कम प्राण लगता है, वहाँ क्या होता है? तो वो व्यंजन अल्पप्राण कहलाते हैं। महाप्राण, महा माने अधिक, प्राण माने वायु, जहाँ अधिक वायु निकलता हो या लगता हो वहाँ पे महाप्राण होता है। तो यहाँ पे क ख, यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे चलते हैं। कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठ यानी क ख, क से कंठ से इनकी आवाज़ निकलती है, कंठ ध्वनियाँ कहते हैं। कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण कंठ कहलाते हैं। इस प्रकार की ध्वनियों को कंठ ध्वनियाँ कहते हैं। इसके अंतर्गत अ आ क वर्ग, पूरा क वर्ग यानी 5 अक्षर हैं, क ख ग घ अंग और ह और विसर्ग आते हैं। तो हमको ये याद रखना है, कंठ कौन है? अ आ होता है, क वर्ग पूरा होता है, ह और विसर्ग जो आते हैं वो आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगले वीडियो में इसके आगे प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।